नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्तानंद के यूट्यूब चैनल सहायता का आश्रत में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़ी समझ जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम बात कर रहे थे रासो काव्य परंपरा की, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और नामवर सिंह का एक वक्तव्य है, उससे हम आज की बात शुरू करते हैं कि रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों, भाव दशाओं का महासागर है। यही वह विशेषता है जिसने रास युग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया है। रासो ग्रंथों की एक बहुत लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने गीत नृत्य परक रचनाओं को रासो कहा है। भरतेश्वर बाहुबली रास ऐसी ही रचना है। दूसरी तरफ छंद वैविध्य परक रचनाओं को भी उन्होंने रास कहा है। उसमें शुद्ध साहित्यिक मान्यताओं को स्थापित किया है और संदेश रासक हमीर रासों को ऐसी ही रचनाएं घोषित किया है। माता प्रसाद गुप्त का कहना है कि रासों के अंतर्गत प्रबंध की दो विभिन्न परंपराएं आती हैं। एक तो गीत नृत्य परक और दूसरी छंद वैविध्य परक। दोनों परंपराओं को मिलाया नहीं जा सकता। गीत नृत्य परंपरा की रचनाएं प्राय आकार में छोटी होती हैं क्योंकि उन्हें गा के सुनाने के लिए स्मरण रखना पड़ता है, जबकि छंद वैविध्य परक रचनाओं में ये छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी। डॉक्टर सुमन राणे ने इस कारण 5 वर्ग बनाए हैं, जिसमें रोमांचक रासों, जिसमें उन्होंने चंदन वाला रास को रखा, पौराणिक रासों जिसमें पंच पांडव चरित रास, हरिवंश पुराण रास को रखा, धार्मिक रासों में उपदेश रसायन रास, बुद्धि रास रखा, ऐतिहासिक रासों में पृथ्वीराज रासों, हमीर रासों को रखा, स्फुट रासों में कली काल रासों, स्त्री रासों आदि को रखा है। तो इस प्रकार रासों का परंपराओं की एक दीर्घ परंपरा रही है, जो 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक भी लिखी गई हैं। कुछ प्रमुख रासों काव्य ग्रंथों का यदि हम परिचय दें तो वह इस प्रकार होंगी। पहले तो हम गीत नृत्य परक कुछ परंपरा ग्रंथों पे बात कर लें। इसके अंतर्गत आती है मुंज रास, जो कि धार के परमार राजा मुंज की रचना है और इसका रचना काल 1150 के आसपास है। मुंज रासो एक प्रेम काव्य है जिसमें परमार राजा मुंज और कर्नाटक के राजा तैलप की विधवा बहन मृणालवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। यहाँ तैलप के द्वारा बंदी बनाकर जब मुंज कारागार में लाए जाते हैं तो उन्हें मृणालवती से प्रेम हो जाता है, परंतु मृणालवती वहां सिर्फ उनसे रहस्य उगलवाने के लिए आती हैं और उसके पश्चात जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो मुंज को तैलप मार देता है। ये इस की पूरी कथा है। दूसरी रचना है उपदेश रसायन रास, जिसके रचयिता हैं जिन दत्त सूरी, जिसमें उन्होंने जिन देव की वंदना से, पूरी आराधना से इस ग्रंथ की रचना शुरुआत की है। शालिभद्र सूरी की रचना अगली है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें भगवान ऋषभ देव के दो पुत्र भरतेश्वर और बाहुबली के राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ उसका वर्णन है। ये वीर रस से युक्त रचना है। और जीवदया रास, जिसे आसगु कवि ने लिखा है, जिसमें जैन धर्म की प्रतिष्ठा और प्रशंसा की गई है। विजय सेन सूरी ने लिखा है, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास नाम से रचना लिखी है, जिसमें उन्होंने गिरनार के जैन मंदिरों के पुनरुद्धार की कथा को वर्णित किया है। इसके अतिरिक्त आबू रास है, जो कि एक धार्मिक रासो काव्य कहा जाता है, जिसमें वस्तुपाल तेजपाल द्वारा आबू पर्वत पे मंदिर का निर्माण किया गया ऐसा वर्णित है। दल्हन की गय सुकुमार रास, जो कि 34 छंदों की एक छोटी सी रचना है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। कच्छोली रास, जो कि प्रज्ञा तिलक के द्वारा लिखा गया है, ये भी बहुत छोटी रचना है, ये भी 35 छंदों के अंतर्गत आती है। समरा रास, ये अम्बदेव सूरी के द्वारा रचित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है।
पंच पांडव चरितरास ये पांचों पांडवों के जीवन पे रचित है। बीसल देव रासो ये 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना है। इसके रचयिता नरपति नालहा हैं। इन्हें चारण भी कहा जाता है, तो कुछ इन्हें वेदव्यास के पीढ़ी का बताते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि एक राजकवि थे। इन्होंने जो रचना लिखी है ये एक प्रेम काव्य है जो 316 छंदों में लिखा गया है, 4 खंडों में विभक्त है, जिसके प्रथम खंड में धार के राजा भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसल देव के विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में बीसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती के वियोग का वर्णन है और चौथे खंड में उनके बीसल देव के स्वदेश लौटकर राजमती से पुनः मिलन का विवरण मौजूद है। संदेश रासक इसके अंतर्गत आती है। ये छंद वैविध्य परक श्रृंखला के अंतर्गत का ग्रंथ है। ये सबसे प्राचीन रचना है छंद वैविध्य परक रासो ग्रंथों की, और लंबी रचना भी है, क्योंकि इससे पहले जो रचनाएं आपने देखी वो सब गीत नृत्य परक थी, और जानते हैं कि गीत नृत्य परक रचनाओं को गा कर याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए छोटी रचनाएं हैं। और जो छंद वैविध्य परक रचनाएं हैं ये बड़ी होती हैं। तो ऐसे ही संदेश रासक है जिसके रचयिता अब्दुल रहमान है। हमीर रासो है। हमीर रासो के रचयिता शारंगधर हैं और इसे स्वयं आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हमीर रासो नामक वीर गाथा काव्य की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चंद बरदाई के द्वारा इसे लिखा गया है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का पूरा वर्णन है। फिर परमार रासो आती है। ये महोबा समय के अंतर्गत जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में एक सर्ग जुड़ा है उसका नाम परमाल रासो दिया गया था। तो इसे अलग करने के संदर्भ में श्याम सुंदर दास का कथन है कि यद्यपि इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, लेकिन इस नाम से प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होता, इसीलिए इसे परमाल रासो के नाम से दिया गया है। ये महोबा खंड मात्र ही नहीं है बल्कि इसमें परिवर्धित स्वरूप भी है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि कथा का पूरा केंद्र बिंदु आल्हा और ऊदल है और राजा परमार है। इसकी रचना जगनिक कवि ने की है। विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो भी एक अपूर्ण कृति है। इसे नल सिंह भाट ने लिखा था। कायम रासो आती है इसके अंतर्गत। इसे नियामक खान ने लिखा है। ये रचना जो है ये वीरता से युक्त न होकर एक वंश का आख्यान देने वाली है। इसमें अलफ खां का विस्तार से वर्णन किया गया है और अलफ खां के वंश के प्रसिद्ध व्यक्ति कायम खां थे और उन्होंने शायद अपने ही नाम को गौरव देने के लिए कायम रासो नाम इसको दिया। खुमाण रासो दलपति विजय द्वारा लिखित है। इनका दूसरा नाम दौलत विजय भी है। और अंतिम रचना के रूप में हम इस परंपरा की मानते हैं कलयुग रासो को, जो कि बाकी रचनाओं से बहुत ही छोटी है, लेकिन इसमें कलिकाल की पूरा बखान बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। छंद वैविध्य परक रचना में तो इसे रखा गया है, लेकिन इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया है और उसी छंद में समस्त कथा को कहा गया है। यदि हम इसका उदाहरण देखें तो बहुत ही सरल है और ऐसा लगेगा कि ये आज की हिंदी से काफी निकट है। राजन की नीति गई, मित्रन की प्रीति गई, नारिन की प्रतीति गई, जार मन भायो है। शिष्यन को भाव गयो, पंचन को न्याव गयो, साच को प्रभाव गयो, झूठ ही सुहाव है। मेघन की वृष्टि गई, भूमि सूतो नष्ट गई, सृष्टि में सकल विपरीत दर्शायो है। कीजिए सहाय जो कृपाल श्री गोविंद लाल, कठिन कराल कली काल चली आयो है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस रासो काव्यों की एक बहुत ही सुदीर्घ परंपरा रही है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार रासो नाम से मिलने वाले यह काव्य प्राय बहुत छोटे और कुछ की संख्या तो 1000 के आसपास है, अन्यथा अधिकांश 100 के आसपास या उससे भी कम छंदों में सिमट जाते हैं। काव्य शास्त्र की दृष्टि से इसमें कोई भी ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से तुलनीय नहीं हो सकता।
इसका महत्व केवल पृथ्वीराज रासो के परिदृश्य को स्पष्ट करने में है। तो ये थी रासो काव्य परंपरा, कैसी लगी आप मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।